हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है, सतीश सर अपने चैनल पर हर रोज़ पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेते हैं और यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। तो बहुत दिनों से आप मैग्नेटिज़म के क्वेश्चंस को फेस करते आ रहे थे। जो भी पॉसिबल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चुंबकत्व का तो आपने खेल ख़त्म कर दिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता हो सकती है? विच इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, अनुचुंबकीय पदार्थ को आप परिनालिका में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर 10 टेस्ला था तो चुंबकीय क्षेत्र 11 टेस्ला हो जाती है। और आपेक्षिक चुंबकशीलता किसको कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इज इक्वल टू होता है पदार्थ को नहीं रखने पर, वैक्यूम होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके ऊपर पदार्थ को रखने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब मान लीजिए पहले से 10 थी और किसी पदार्थ को रखने के बाद 11 हो गई तो सॉल्व करके आएगा 1.1। यानी अगर बी नॉट से बड़ा है तो जो भी वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप सॉलिनॉइड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है और म्यू आर का मान होगा 1 से बड़ा, यानी कि 1 से बड़ा यहाँ पर सिर्फ 1.2 है। तो सी विल बी योर आंसर। तो अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का एंगल क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। देखिए होता क्या है कि ये अर्थ है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल। ये आप ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर अर्थ को एक मैग्नेट मान लें तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से थोड़ा अलग जगह पे होता है, और जो उसका मैग्नेटिक साउथ पोल है वो भी उसके ज्योग्राफिकल साउथ पोल से थोड़े से अलग जगह पे होता है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने से आपको मिलता है ज्योग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष, और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने से आपको मिलता है मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि चुंबकीय अक्ष। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इनके बीच एक एंगल बनता है, इनके बीच एंगल बनता है 11.3 डिग्री। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो अगला क्वेश्चन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा अधिक हो तो ऐसे कंडीशन में सेल को अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए आप किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इंग्लिश में बोलूं तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा हो तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए आप सेल्स को किस तरह से कनेक्ट करना चाहेंगे? सीरीज़ में, पैरेलल में, मिक्स्ड वे में, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ये बता रखा है। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जब ऐसा हो कि बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो तो जो करंट मिलेगा आपको सेल्स को सीरीज में लगाने से वो होता है I इज इक्वल टू E बाई एन ई बाई आर, राइट। जहाँ पर E बाई आर क्या है? E बाई आर जो है वो एक करंट, एक सेल से मिलने वाली करंट है। E बाई आर एक सेल से मिलने वाली करंट है तो n सेल से मिलने वाली करंट n इंटू ई बाई आर है, यानी कि एक सेल से आपको 2 एम्पियर करंट मिलती है। और सीरीज़ में आप 10 सेल लगा देते हैं तो आपको करंट मिलेगी 10 इंटू 2 यानी कि 20 एम्पियर। याद रखिए ऐसा तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा हो। इसका मतलब उल्टा भी ट्रू है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम हो, बहुत ही छोटा हो, तो ऐसे केस में आप मैक्सिमम धारा यानी कि सबसे ज़्यादा धारा जितना पॉसिबल हो निकालने के लिए आप उसको सेल्स को सीरीज़ में नहीं पैरेलल में जोड़ेंगे। याद रखने के लिए कि आपको क्या करना है? याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक टॉर्च के बारे में याद रखना है। टॉर्च में आपको, पुरानी टॉर्च अगर आप यूज़ किए होंगे तो आपको याद होगा कि टॉर्च में सेल्स को जोड़ते हैं हम लोग सीरीज़ में जोड़ते हैं ना। ये एक सेल, फिर उसके पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से टच करते हुए जोड़ते हैं। इस तरह से होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और आपको पता होना चाहिए कि आपके टॉर्च में बहुत कम पावर की बल्ब होती है, तो कम पावर के बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जो बल्ब आप टॉर्च में यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले। तो ऐसे कंडीशन में
आप कैसे जोड़ते हैं सीरीज़ में। तो इसमें तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गया, आपको याद रहना ही रहना है, टॉर्च याद रखना है। टॉर्च में बहुत हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है और उसमें हम लोग सेल्स को जोड़ते हैं सीरीज़ में, और उल्टा भी ट्रू है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा रहे तो हम लोग सेल्स को जोड़ेंगे पैरेलल में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप याद रखें। कंडीशन अगर बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा उच्च हो आंतरिक प्रतिरोध से तो सीरीज़ में जोड़ते हैं, और बाह्य प्रतिरोध अगर आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम हो तो पैरेलल में जोड़ते हैं। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगला बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि जल कैसा पदार्थ है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक है। हिंदी तो आपको पता ही होगा, बहुत साधारण चीज़ है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ जल है। तो मैंने आपको इन पदार्थों के बारे में बता रखा है कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा रिपेल होता है। अनुचुंबकीय क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा देता है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है। और ये लौह चुंबकीय होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होता है। तो जल कैसा पदार्थ है, जल जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा कम कर देता है। जल के अलावा बिस्मथ, लेड, सोडियम क्लोराइड और आपका सिलिकॉन और नाइट्रोजन भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। और पैरामैग्नेटिक में कौन कौन है, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं पैरामैग्नेटिक में आते हैं, याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी ये सब लिखवा दिया है। तो अगला क्वेश्चन था H, M, म्यू0 और B में संबंध है। H इज इक्वल टू म्यू0 MB, B इज इक्वल टू म्यू0 H, C H इज इक्वल टू B बाई म्यू0 माइनस M, D तीनों सत्य है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, देखिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, यही एक्चुअली H का डेफिनेशन है। आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें H को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और अगर आपको परेशानी हो, क्योंकि ऑप्शन तो मिलता जुलता होगा ना, अगर मिलता जुलता ऑप्शन नहीं होता तो बहुत आसान है, लेकिन मिलता जुलता ऑप्शन होगा और वहाँ पे आपको परेशानी होगी। तो याद रखने के लिए यह है कि आपको मैंने बता रखा है कि जो परिनालिका के अंदर नेट चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निर्वात के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और पदार्थ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, दोनों के योगफल के बराबर होता है, दोनों को जोड़ के जो आता है उसके इक्वल होता है। तो वैक्यूम के कारण म्यू0 H मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो मटेरियल है, पदार्थ है, उसके कारण म्यू0 M होता है। तो म्यू0 को हमने कॉमन निकाल कर नीचे भेज दिया, बच गया M प्लस H, फिर M को भी उधर भेज दीजिए तो H इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई म्यू0 माइनस M। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप याद रख सकते हैं। कुछ दिनों से आप थोड़े परेशान रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चंस नॉर्मल ही हैं, लेकिन पॉलीटेक्निक के दृष्टिकोण से आपको ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो चलिए आगे हम आसान क्वेश्चंस की उम्मीद रखते हुए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।